हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लिटरेचर सारथी। आज का जो हमारा टॉपिक है उत्तराखंड लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो भारत के इतिहास से लिया गया है, आधुनिक भारत के इतिहास से। तो आज का जो हमारा पॉइंट है भारत परिषद अधिनियम 1861। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, जानेंगे कि ये क्या है और इसी तरह से जितने भी भारतीय परिषद अधिनियम लागू हैं उन सब के बारे में आज हम जानेंगे यहाँ पर इस वीडियो के थ्रू। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 को ब्रिटिश संसद द्वारा 1 अगस्त 1861 को पारित किया गया और 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि भारत में शासन चलाने के लिए, जब 1857 की क्रांति के शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। उनके सहयोग के बिना हम यहाँ पर राज नहीं कर सकते, शासन नहीं चला सकते। तो जब उनके दिमाग में ये बात आई तो उन्होंने 1861 के भारत परिषद अधिनियम को पारित किया और इस सहयोग की नीति के लिए ब्रिटिश संसद में 1861 में भारत परिषद अधिनियम पारित किया गया। तो इसके जो मुख्य बिंदु थे वो क्या क्या थे? भारत परिषद अधिनियम के मुख्य बिंदु क्या क्या थे? इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की। जो भारतीय लोग थे उनको शामिल करने की सबसे पहला पॉइंट तो था कि भारतीय कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को भी शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की गई। दूसरी जो बात थी, इस अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद में 5वां सदस्य विधिवेता के रूप में जोड़ा गया। 5वां सदस्य विधिवेता के रूप में जोड़ा गया। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वायसराय की परिषद का विस्तार किया गया। वायसराय परिषद का विस्तार किया गया और कानून निर्माण हेतु अतिरिक्त सदस्यों को जोड़ा गया, जिनकी संख्या न्यूनतम 6, कम संख्या 6 और अधिकतम 12 हो सकती थी। इन सदस्यों का कार्यकाल, जो ये अतिरिक्त सदस्य जोड़े गए वायसराय की परिषद विस्तार के लिए, इनका कार्यकाल 2 वर्ष का था। ये 2 वर्ष तक कार्य कर सकते हैं। इस तरह वायसराय की परिषद में सदस्यों की कुल संख्या बढ़ाकर 17 हो गई। नामांकित सदस्यों में से आधे सदस्यों का गैर सरकारी होना अनिवार्य था। आधे सदस्य गैर सरकारी होना चाहिए। वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वायसराय विस्तारित परिषद के सदस्यों का भारतीय होने की अनिवार्यता नहीं थी। वायसराय की विस्तारित परिषद के सदस्यों का भारतीय होना कोई अनिवार्यता नहीं थी कि वो भारतीय ही हो, परंतु व्यवहारिकता में संभ्रांत भारतीयों को इसमें जोड़ा गया। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधानसभा परिषद में मनोनीत किया। इस प्रकार इस अधिनियम के ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा शुरू हुई केंद्रीकरण की प्रक्रिया को उलट दिया। इस विधायी विकास नीति के अनुसार 1937 तक प्रांतों को संपूर्ण आंतरिक स्वायत्तता हासिल हो गई। बंगाल 1862 उत्तर पश्चिमी सीमा, 1862 में उत्तर पश्चिम सीमा और 18 प्रांत 1867, पंजाब 1866 में विधान परिषद का गठन हुआ। वायसराय को परिषद में कार्य संचालन के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्तियां प्रदान की।
वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिलिंग की संस्तुति के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया। ऐसे अध्यादेश की अवधि, जो भी ये अध्यादेश जारी करेंगे उसकी अवधि क्या होगी, मात्र 6 माह की होती थी, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती थी। इस अधिनियम के अनुसार वायसराय अब प्रशासनिक एवं विधायी कार्य हेतु नए प्रांतों का गठन और उनके लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति कर सकता था। कौन? इस अधिनियम के अनुसार वायसराय ये कार्य कर सकता था। और लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को भी मान्यता दी गई। तो 1859 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी गई। और पोर्टफोलियो प्रणाली के अंतर्गत क्या होता है? तो पोर्टफोलियो प्रणाली के अंतर्गत वायसराय की परिषद का एक सदस्य या अधिक सरकारी एक सदस्य एक या अधिक मीन्स एक से ज़्यादा विभागों में भी सरकारी विभागों का प्रभारी बन सकता था, और उसे वो प्रभारी भी बन सकता था और उसे इस विभाग में काउंसिल की तरह से अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार था। अभी हमने बात करी भारत परिषद अधिनियम 1861 की। अगला हमारा परिषद है भारत परिषद अधिनियम 1892। तो इसमें भी हम बात करते हैं। इससे पहले आए अधिनियमों से भारतीयों को कुछ हद तक क्या हुआ, सार्वजनिक सेवा, अर्थव्यवस्था आदि क्षेत्रों में प्रवेश मिलने लगा, जिसके फलस्वरूप अन्य भारतीयों को में भी राष्ट्रीयता और राजनीतिक चेतना का विकास प्रारंभ होने लगा। 1885 में कांग्रेस के गठन के बाद केंद्रीय और प्रांतीय सरकार में भारतीयों की उपस्थिति की मांग और तेजी से बढ़ने लगी। इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ब्रिटिश सरकार ने भारत परिषद, जब भारतीयों की मांग बढ़ने लगी तो अब ब्रिटिश को लगा कि उनकी मांग को पूरी की जाए, तो भारत परिषद अधिनियम 1892 को पारित किया गया। इसके जो मुख्य बिंदु हैं वो क्या क्या हैं उन पर बात कर लेते हैं हम। इसने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि कर इन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया। कार्यपालिका के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए अधिकृत किया। पहले तो कार्य में बजट की गई, बहस पर बहस करने के लिए और कार्यपालिका के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया। परंतु कार्यपालिका से पूरक प्रश्न पूछने और मत विभाजन का अधिकार नहीं दिया गया। पूरक प्रश्न पूछने और मत विभाजन का अधिकार नहीं दिया गया इस एक्ट के अनुसार। केंद्रीय और प्रांतीय परिषद के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। केंद्रीय प्रांतीय परिषदों में सदस्यों की संख्या क्या कर दी गई, बढ़ा दी गई सदस्यों की संख्या। केंद्रीय परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या न्यूनतम 10 और अधिकतम 16 कर दी गई केंद्रीय परिषद में, और प्रांतीय परिषद में संख्या बढ़ाकर वृद्धि कर दी गई। बॉम्बे और मद्रास में संख्या 20 और उत्तर प्रदेश में 15 कर दी गई। इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। हालांकि बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहता था। इस एक्ट के प्रावधानों के अनुसार, ये कौन सा एक्ट चल रहा है, हमारा चल रहा है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के अनुसार वायसराय को केंद्रीय में और गवर्नरों को प्रांतीय विधान परिषदों में नामांकित गैर सरकारी सदस्यों के संबंध में विशेष अधिकार दिए गए। गैर सरकारी सदस्यों के संबंध में विशेष अधिकार दिए गए।
इसमें केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान था। प्रांतीय विधान परिषद में गवर्नर, जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदार आदि की सिफारिशों के आधार पर गैर सरकारी सदस्यों को नामांकित कर सकता था। इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर को जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदारों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों पर गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति करने की शक्ति थी। गैर सरकारी सदस्यों की 1861 के भारत परिषद अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विधान परिषद में नियुक्ति किए गए गैर सरकारी सदस्यों को मुख्यतः जो 1861 के अनुसार गैर सरकारी सदस्य थे उनको मुख्यतः राजा रजवाड़े बड़े जमींदार या अवकाश प्राप्त अधिकारी होते थे। भारत की सामान्य जनता से सामाजिक जुड़ाव स्थापित कर पाने में ये असमर्थ थे। अतः इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद दोनों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक समिति और परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया। और हालांकि चुनाव शब्द अधिनियम में प्रयोग नहीं किया जाता, निश्चित निकायों की सिफारिश की जाने वाली नामांकन की प्रक्रिया कहा गया। क्या कहा गया इसे? निश्चित निकायों की सिफारिश की जाने वाली नामांकन की प्रक्रिया कहा गया इसे। तो ये हमने अभी जो जाना, ये हमारा एक्ट था 1892। अब हमारा जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया हमारा 1909, तो इसके बारे में भी जानते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो किस परिषद को जाना जाता है मार्ले मिंटो सुधार के नाम से? वो जाना जाता है 1909 को। इस समय लॉर्ड मिंटो द्वितीय तत्कालीन वायसराय एवं जॉन मार्ले इंग्लैंड में भारत के सचिव के पद पर कार्यरत थे। जॉन मार्ले इंग्लैंड में भारत सचिव के पद पर कार्यरत थे। वास्तव में इस अधिनियम के पारित होने से पूर्व 1906 में आगा खां के नेतृत्व में एक मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल इंग्लैंड में तत्कालीन भारत सचिव जॉन मार्ले से मिला। मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल इंग्लैंड में तत्कालीन उस समय के भारत सचिव जॉन मार्ले से मिला और उसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को रखा, परंतु उनकी इस मांग पर कोई विचार नहीं किया गया और बाद में ये मांगे भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय, जब उनकी मांगों को नहीं माना गया या उन पर विचार नहीं किया गया, तो बाद में उनकी मांगे रखी गई, लॉर्ड मिंटो द्वितीय के सम्मुख रखी गई, जिन्होंने इन मांगों को मान लिया। लॉर्ड मिंटो द्वितीय ने इन मांगों को क्या कर लिया? मान लिया। तो इसकी विशेषताएं क्या रही? जो हमारा एक्ट था इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, इसकी विशेषताएं क्या रही? तो इसकी विशेषताओं को भी जानते हैं हम। तो केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफ़ी वृद्धि की गई। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद आकार में
काफ़ी वृद्धि हुई। केंद्रीय परिषद की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई, यानी कि काफ़ी बढ़ाया गया इसे। और प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में एक समान नहीं थी। केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, केंद्रीय परिषद सरकारी बहुमत को बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति थी। विधान परिषद के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू की गई। विधान परिषद के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय या गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य थे। तो प्रथम भारतीय सदस्य वायसराय की कार्यपालिका परिषद के कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ये बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया और इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए केवल मुस्लिम मतदाता ही मतदान कर सकता था। पहला एक पॉइंट था इसमें। दूसरा, मुस्लिमों को जनसंख्या के आधार पर केंद्रीय और प्रांतीय परिषद में अधिक प्रतिनिधियों को भेजने की व्यवस्था की गई। मुस्लिम व्यक्तियों के लिए वोट डालने के लिए आयु की योग्यता हिंदुओं से कम रखी गई। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और इस कारण लॉर्ड मिंटो द्वितीय को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड मिंटो द्वितीय को माना जाता है, क्योंकि संप्रदाय को उन्होंने क्या दिया? बढ़ावा दिया। इसमें प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी किया गया। इस तरह से आपने जो एक्ट हमारा इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 के बारे में हमने जाना। अब हम बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1919। इस एक्ट के अनुसार भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। किसको? भारत शासन अधिनियम 1919। मॉन्टेग्यू जो उस समय भारत के राज्य सचिव थे। क्या थे ये मॉन्टेग्यू? राज्य सचिव थे। तथा चैम्सफोर्ड भारत के तत्कालीन वायसराय के पद पर भी थे। ये एक्ट पारित तो 1909 में हुआ, परंतु इसे लागू किया गया 1921 में। पारित तो हो गया 1909 में, पर लागू किया गया 1921 में महारानी विक्टोरिया के पुत्र ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा। तो इसके मुख्य बिंदुओं के बारे में हम जान लेते हैं। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि इसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है। क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है। कब इन्होंने किया ब्रिटिश सरकार ने? ये 20 अगस्त 1917 को पहली बार इन्होंने ये घोषणा की। ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त कार्यालय का गठन किया गया। ब्रिटेन में भारत का उच्चायुक्त कार्यालय का गठन किया गया और भारत सचिव के कुछ कार्य
भारत सचिव के कुछ कार्य यानी कि पूरे कार्य नहीं, उसे स्थानांतरित कर दिए गए। कहाँ पर? ब्रिटेन में। केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय, उन्हें अलग कर दिया गया, और राज्यों पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम कर दिया गया, केंद्र का नियंत्रण कम कर दिया। लेकिन सरकार का जो ढांचा केंद्रीय और एकात्मक ही बना रहा। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी अपनी केंद्रीय और विधान परिषदों को अपनी अपनी सूची के विषयों पर कानून बनाने का पूर्ण अधिकार प्रदान किया गया। कानून बनाने का पूर्ण अधिकार प्रदान किया गया। और प्रांतीय विषयों को पुनः, जो प्रांतीय विषय थे उन्हें पुनः 2 भागों में हस्तांतरित और आरक्षित में विभक्त किया गया। हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर उन मंत्रियों की सहायता लेता जो विधान परिषद के उत्तरदायी थे, विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था, और जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं था। शासन की इस दोहरी व्यवस्था को द्वैत शासन व्यवस्था कहा गया, लेकिन ये शासन व्यवस्था काफी हद तक असफल रही थी। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का सुझाव इसी एक्ट में दिया गया, जिसको CAG के नाम से भी जाना गया। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का सुझाव इसी एक्ट में दिया गया। 1921 का नरेंद्र मॉडल, जिसमें रियायतों को 3 श्रेणियों में बांटने की व्यवस्था थी। नरेंद्र मॉडल के अकॉर्डिंग 3 श्रेणियों में बांटने की व्यवस्था थी, और इसमें मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधारों में ही एक सुधार था। ये मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधारों में से एक सुधार था। कौन सा वाला? रियायतों को 3 श्रेणियों में बांटने का। इस अधिनियम में पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की गई। इस प्रकार भारत में विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था यानी कि राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया। इसी परिषद के द्वारा दोनों सदनों में बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया गया। इसके अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से कार्यकारी सदस्यों के 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों को भारतीय होना आवश्यक था। कुल सदस्य इसमें थे 8 सदस्य, जिसमें प्रथम पद वायसराय ब्रिटिश होना चाहिए, द्वितीय पद कमांडर इन चीफ ये भी ब्रिटिश होना चाहिए, और जो 6 कार्यकारी सदस्य थे उसमें से 3 भारतीयों का होना अनिवार्य था। इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाई, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत का भी विस्तार किया, यानी कि संप्रदाय के आधार पर भी इसको बांटा। इस कानून ने संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया। इसी एक्ट के अनुसार पहली बार महिलाओं को वोट देने का भी अधिकार प्राप्त हुआ। इस एक्ट के प्रावधानों के अनुसार 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। कौन से एक्ट के अनुसार? 1919 की।
और इस एक्ट के अनुसार पहली बार केंद्रीय बजट और प्रांतीय बजट, केंद्र का और प्रांतीय बजट को अलग अलग कर दिया गया। राज्य विधानसभाओं को अपना अलग बजट, अपना बजट स्वयं बनाने का अधिकार दिया गया राज्य विधानसभाओं को। इस अधिनियम के अनुसार ब्रिटिश संसद में भारत मंत्री के वेतन व भत्तों को भारतीय राजस्व के स्थान पर ब्रिटिश राजस्व को दिया गया। ये भी इसमें बड़ा बदलाव किया गया। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। और ये अधिनियम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में भी सफल रहा। तो इस तरह से हमने बात करी, चर्चा करी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इससे पहले हमने बात करी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अब हम दूसरे एक्ट की बात करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन एवं भारत के वर्तमान संविधान निर्माण के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। कौन सा एक्ट? भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था, जिसमें क्या था कि 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। ये काफ़ी लंबा और विस्तृत दस्तावेज था ये, और इसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। तो इसकी हम विशेषता जान लेते हैं, उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो भारत शासन अधिनियम 35 के अनुसार अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई इस अधिनियम के अनुसार, एक्ट 1935 के अनुसार। इसमें केंद्र और इकाइयों जैसे राज्य और रियासतों के बीच तीन सूचियां कौन थी? संघीय सूची जिसमें 59 विषय थे, और राज्य सूची जिसमें 54 विषय थे, और समवर्ती सूची जिसमें 36 के आधार पर शक्तियों का बंटवारा किया गया। किस किस के आधार पर किया गया? संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघीय सूची में 59, राज्य सूची में 54 और समवर्ती सूची में 36 के आधार पर इसको बांटा गया शक्तियों। अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दी गई। किसको दी गई? वायसराय को, जिसके माध्यम से वायसराय उन विषयों पर निर्णय ले सकता था जो कि इस सूची में नहीं थी। जो भी बच गई थी, जितनी भी शक्तियां बच गई थी, वो वायसराय को दी गई, और वो इस सूची में नहीं थी, और उन विषयों पर वायसराय अपना निर्णय ले सकता था। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, यह संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई। संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई क्योंकि देशी रियासतों ने इस संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया। तो जो संघीय व्यवस्था थी ये अस्तित्व में नहीं आई। जो देशी रियासतें थी उन्होंने इस संघ में शामिल होने से मना कर दिया, इनकार कर दिया, तो इस कारण ये अस्तित्व में नहीं आ पाई। इसने प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दी और प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया। राज्यों को अपने दायरे में रहकर अपने तरीके से शासन का अधिकार दिया गया। यानी कि जो राज्य थे अपने दायरे में, अपने क्षेत्र में रहकर वो अपने हिसाब से अपना शासन चला सकते थे। तो द्वैध शासन का क्या हुआ? यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। यानी गवर्नर को राज्य विधानसभा परिषद के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना अनिवार्य था। और यह व्यवस्था 1937 में शुरू की गई।
1937 में शुरू की गई और 1939 में समाप्त कर दी गई इस व्यवस्था को। 11 राज्यों में से 6 द्विसदनीय व्यवस्था यानी कि विधानसभा और विधान परिषद, द्विसदनीय व्यवस्था मीन्स विधानसभा विधान परिषद प्रारंभ की गई 11 राज्यों में। बंगाल, उनमें ये जो 11 राज्य थे, बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम। कई प्रकार के प्रतिबंध भी थे इन राज्यों पर। इस अधिनियम के अनुसार केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली का शुभारंभ हुआ केंद्र में, और इसका परिणाम क्या हुआ कि संघीय विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित विषयों को विभक्त करना पड़ा, और जबकि ये विषय लागू भी नहीं हो सका। जो भी इन्होंने किया ये लागू नहीं हो सका। इसमें मताधिकार का विस्तार किया गया और लगभग 10% जनसंख्या को मताधिकार मिल गया, अपना वोट देने का अधिकार मिल गया। दलित जातियों, महिलाओं, मजदूर वर्ग के लिए अलग अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर सांप्रदायिकता प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क हुआ यहाँ पे। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। इसमें न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग और 2 अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग, प्रांतीय सेवा आयोग और 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की भी स्थापना की गई। और 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना भी की गई 1937 में। इस अधिनियम के द्वारा भारत शासन अधिनियम 1854 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। इंग्लैंड में भारत सचिव को सलाहकारों की एक सभा मिल गई। सलाहकारों की एक सभा मिल गई। इस एक्ट में परिवर्तन करने के लिए ब्रिटिश संसद की अनुमति अनिवार्य थी। वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। तो इस एक्ट भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार ब्रिटिश संसद की अनुमति अनिवार्य थी और इसी एक्ट में वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। तो अभी हमने जाना भारत शासन अधिनियम 1935। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल लिटरेचर सारथी को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।